जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या भारत अब सिर्फ मिसाइल्स खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें सुपर पावर भी बनेगा। एक ऐसा मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज हो और जो मिनट्स में हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सके, और एक जिसे रोक पाना दुनिया के सबसे एडवांस्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी मुश्किल हो। जी हाँ, भारत की अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की रेस में अग्रेसिवली एंटर कर चुका है। रिपोर्ट्स की हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अब प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को भी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और स्ट्रेंथ डिफेंस प्रोजेक्ट में शामिल करने की शुरुआत कर दी है। और आमका की हम बात करें, आमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए 3 प्राइवेट कंसोर्टिया को इनवाइट किया गया है, और हाइपरसोनिक मिसाइल इकोसिस्टम में भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा है। तो डीआरडीओ ने पहले ही इंडिया की जो लॉन्ग टर्म रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया हुआ है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई गई है। तो अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद अब भारत जो है हाइपरसोनिक डोमिनेंस की रेस में अगला सबसे बड़ा नाम बनने जा रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज के खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Namaskar, Amber. It's always a great honor and pleasure to connect with you and with your viewers. तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप अच्छे अच्छे टॉपिक और जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक लाते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक रखता है, और हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, ये एक सब्जेक्ट है। आने वाले समय में अगर जब आप चाहेंगे तब इसके ऊपर एक लोगों को बताना निहायत आवश्यक है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्या होता है। एक विषय आपने उठाया है, इसमें एक एक इंसान, एक एक सिटीजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होता है। सॉफ्ट पावर है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल, इसके ऊपर आलोचना करना निहायत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे तरफ से आपको बधाई, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। या थैंक यू। सो आपका, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड? सर, वो सवाल मैंने पूछा नहीं है सर, दर्शकों को जो हमारा सब्जेक्ट है आज का उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। सवाल में सर कि क्या जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं आपका प्रोग्राम को लेकर, क्या भारत जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो पीएसयू है, पीएसयू मॉडल से प्राइवेट सेक्टर जो वॉर इकोनॉमी है उसकी तरफ बढ़ रहा है? जो अपडेट्स हमें आ रहे हैं इस आमका प्रोग्राम को लेकर। अच्छा, सबसे पहले मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये आमका होता क्या है। आमका जो है ये है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मीन्स इसके ऊपर एक कोटिंग ऐसा होता है जो आम रेडार जो है उसको पिकअप नहीं कर पाएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये F-35 की बराबर है, लेकिन मिलता जुलता काफ़ी हद तक। एवियोनिक्स बात करिए या उसका एरोडायनेमिक्स की बात करिए, स्पीड की बात करिए, कैरेज जो उसका जो वॉरहेड्स होते हैं, जो ऑर्डिनेंस कैरी करना, ये सारे चीज़ें जो है दुश्मन का रडार से छुप के ये दुश्मन का टारगेट को एंगेज कर सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक ट्विन सीट इंजन है। कोई कोई जो आम का जो 5th जनरेशन का जो बना रखी, चाइना का है, रशिया का अभी वो ट्विन सीट करने लगे हैं, अमेरिका के पास है ट्विन सीट वाला। तो ये जो 5th जनरेशन का जो बना रहे हैं वो ट्विन सीट नहीं है। ट्विन सीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं गॉड फॉरबिड कि कुछ इस तरफ हादसा हो जाता है, एक तरफ कोई पायलट को कुछ हो जाता है तो दूसरा पायलट जो है उसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये जो काबिलियत है, वो जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये हिंदुस्तान में सबसे पहले ऑफिशियली ये 2010 को स्टार्ट हुआ था। और ये द इंडियन एयरफोर्स जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट इसने इशू किया था थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वो होते 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 ये अभी फॉर्मली, पहले एचएएल के पास था, लेकिन ये पहली बार इस किस्म का एक मेगा प्रोजेक्ट एचएएल को हटा के अभी प्राइवेट कंपनीज को, अभी बिड खुलने जा रहे हैं, बिड अभी तो खुले नहीं है, प्राइवेट कंपनीज को ऑफर किया जा रहा है। ये हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक समय एक था कि हमारा प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये एक चीज़ है जिसमें हिंदुस्तान को अगर आगे जाना है, 30 ट्रिलियन डॉलर यूएस इकोनॉमी जीडीपी बनना है। और आज के दिन में हमारा
ये आपका जो पर कैपिटा है करीब करीब 3,000, टू बी स्पेसिफिक इट इज $3,051 पर हेड पर कैपिटा इनकम है। एक ग्लोबल पावर बनने के लिए यूएन का जो डीलिंग एजेंसी है वो कहते हैं 13,685 के करीब। मान लो अब $14,000 होना निहायत आवश्यक है, तो हमने रेंज रखा है 14,000 टू $20,000। यहाँ तक पहुँचने के लिए ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हिंदुस्तान को धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक समय था हमारा जो प्राइवेट जो पीपीपी जो द प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन करीब करीब 15 से 17 हुआ करता था। अभी बहुत मुश्किल से पिछले 14 साल से धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहा है, ये अभी 37% तक आ गया है। और अगर आप लीडिंग इकोनॉमीज के साथ तुलना करते हैं, लीडिंग इकोनॉमीज में ऐसा चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस किस्म के नए नए प्रोजेक्ट जो हैं, आप देखेंगे हमेशा उनका 75 to 80% प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएसयूज हैं वो 20 मुश्किल से 20 ज्यादा 25% होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए हिंदुस्तान को प्रयास करके कोशिश करके ये प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज करना है और इन सारी चीजों में उनको किसी भी तरह इन्वॉल्व करना निहायत आवश्यक। ये बहुत बड़ा एक अनोखा किस्म का मोड है। इट्स अ टर्न अराउंड इन द कंप्लीट जो आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड जो कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत बड़ा एक इम्पेटस है, इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन आवर डिफेंस इंडस्ट्री। और ये मुझे उम्मीद है ये जो टाइम अभी जो हमने प्लान किया था 2030-2035 तक, उससे पहले ये चीजें ये बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन मेन जो चैलेंज चुनौती है वो है आपका एरोस्पेस इंजन। एरोस्पेस इंजन सबको पता होगा, अमेरिका के लिए G414 इसकी जरूरत है। अभी तक एलसीए का इंजन नहीं आया है जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, 2 या 3 आ रखे हैं, ठीक है नहीं, वो भी टाइम बाउंड 2-2 साल का लेट कर रहे हैं वो अमेरिका की तरफ से। ये जानबूझ के ये सारे डिलिबरेटली किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान का जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है ये किसी भी तरह उसको कमजोर करना चाह रहे हैं। और ये दुविधा या ये चुनौती को पार करने के लिए या ओवर सर्कमवेंट करने के लिए हिंदुस्तान अलग अलग रास्ता ढूंढ रहा है। जैसे कि फ्रांस के साथ सफरान इंजन है, उसके साथ बातचीत हो चुकी है, ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो गया है मेरे नॉलेज के मुताबिक। अगर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरे इनपुट के मुताबिक ऑलरेडी साइन हो चुका है। तो चंद एक इंजन, एरोस्पेस इंजन 414 जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है, अमेरिकन जी जो है, वो आ जाता है। उसके अलावा हमारा कंप्लीट जो फ्लीट है या अमेरिका 5th जनरेशन, ये सफरान इंजन के आधार पर ये डेवलप किए जाएंगे। उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मुझे उम्मीद है, अभी तक कोई गारंटेड या कोई एश्योरेंस दिए नहीं है, लेकिन मेरा रिसर्च और स्टडी के मुताबिक सफरान इंजन इसलिए बना रहे हैं ताकि वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो होता है वो हो सकता है हिंदुस्तान के साथ। नंबर 2, ये चीजें मेक इन इंडिया के आधार या हेडिंग के नीचे ये यहीं पे प्रोड्यूस होंगे और बाहर बेचेंगे। और नंबर 3 है, ये एक आत्मनिर्भर भारत का ये एक बढ़ावा देगा। क्योंकि हमारा, मैं कह देना चाहता हूं हमारा दर्शकों को, हिंदुस्तान भी इन चीजों में पीछे नहीं है, लेकिन है, हाथ पैर मार रहे हैं, रिसर्च चल रहा है। पिछले 10 साल 2010 से ये रिसर्च स्टार्ट हुआ है। एरोस्पेस इंजन का एक बखूबी एक पैरामीटर है कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक वो मेटलर्जी जो है मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरोस्पेस इंजन में उस टेम्परेचर से और ज्यादा टेम्परेचर, एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है वो काफी हीट जनरेट करता है, तो आपका ऐसा मेटल होना चाहिए ताकि वो टेम्परेचर को वो विथस्टैंड कर सके। ये ना हो कि वो पिघलना शुरू कर दे और पूरा जहाज जो है जल जाएगा। तो उसका रिसर्च तो हो रहा है, अभी वो कोई क्लासिफाइड संस्था के नीचे किए जा रहे हैं, ज्यादा कुछ सक्सेस मिला नहीं है। और इन सारे चीजों में हमें फॉरेन एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करना निहायत जरूरी है अगर हिंदुस्तान को डबल डाउन करना है इन सारे एफर्ट्स के साथ। इसी तरह मेरे खबर के मुताबिक जापान के पास एक 5th जनरेशन एक एरोस्पेस इंजन बना के रखे हैं। चाइना तो कभी देगा ही नहीं, उसके साथ डील करना ही नहीं है। रशिया के पास एक इंजन है, लेकिन रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो सवाल ये उठता है फिर हिंदुस्तान ले क्यों नहीं रहा है? तो नहीं ले रहा है, उसका कारण कुछ है। सफरान इंजन और रशियन इंजन के बीच में बहुत अंतर है। अंतर है
वो तो हीट विथस्टैंडिंग, जो हीट को जो बेयर कर सकता है, जो मेटोलॉजी है, वो सफरान जो फ्रांस के पास टाइम टेस्टेड है। और दूसरी बात, हर एक कोई प्रोडक्ट का एक्स कोड होता है, रशिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम अभी फिलहाल हमने जो लिया है, कौन से एयरक्राफ्ट लिए हैं फ्रांस से, फ्रांस से जो सर अभी रफाल सर, रफाल जो लिए हैं, रफाल का मेन इशू आ रहा था मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के नीचे, जो एस कोड, वो एस कोड देने के लिए वो इनकार कर रहे हैं। तो बातचीत चल रही है, कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। इसी तरह सफरान के साथ उन्होंने इनिशियल हिकअप्स बहुत डाला था, और मेरे खबर के मुताबिक और समझ के मुताबिक ये सारे जो जितने चुनौती थे सब दूर हो गए हैं, और हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ, आम का अगर बन जाता है 2030 या 2035, उसका टारगेट बना हुआ है 2028 तक कुछ ये होंगे, उसके बाद 2030 तक है, 2035 तक उम्मीद है कि उसका टारगेट भी ये कर पाएंगे। और ये डबल डाउन करके, स्पीड अप करके ये हमें कैचअप करना है, क्योंकि चाइना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग, उनका जो 5th जनरेशन वाला है वो Z10 सीरीज में आता है। सर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी एक्चुअली, एक तो एक इसी से जुड़ा सवाल है, और एक और मैं जो ये HAL को सर साइडलाइन करके जो प्राइवेट फर्म्स को फ्रंटलाइन प्रोजेक्ट देना, क्या इस बात का सिग्नल है कि जो डिफेंस रेवोल्यूशन है वो भारत में हो रहा है? साथ ही साथ जो हाइपर सोनिक मिसाइल रेस की अगर हम बात करते हैं, उसमें भारत, चाइना और जो अमेरिका और इस तरह के देशों की बात करते हैं, उनके मुकाबले भारत कहाँ पर है? हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, जिस बात को आप उठा रहे हैं? वेरी गुड। हाइपोसोनिक आपका है, हाइपोसोनिक मतलब साउंड के स्पीड से ज्यादा। साउंड का स्पीड कितना, अगर आप कन्वर्ट करते हैं 330 मीटर्स पर सेकंड, जब कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, ये आता है 1210 या 1230 किलोमीटर पर आवर, इतना ही आता है। सो ये हाइपोसोनिक का जो स्पीड है इससे ज्यादा होना चाहिए। 1 मैक, इसको मैक कहा जाता है, 2, 3, 4, 5। इसकी जो काबिलियत है हिंदुस्तान के पास, पहले मिसाइल काबिलियत, मिसाइल काबिलियत मेरे रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ब्रह्मोस का एक हाइपोसोनिक मिसाइल हम बना के दिसंबर 2025 तक, ये क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे मुझे नहीं पता है, दिसंबर 2025, ये इतना जबरदस्त मिसाइल है, और ये काफी साउंड स्पीड से ज्यादा तेजी से जाता है। क्रूज मिसाइल बना रहे हैं, हाइपोसोनिक मिसाइल है। इसका ना पाकिस्तान के पास ना चाइना के पास कोई ऐसा रडार सिस्टम नहीं है जो इसको पिकअप कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि तेजी से जा रहा है, और इतना तेज से जाता है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो काउंटर मेजर होगा, जो हथियार वो यूज करेंगे, चाहे इंटरसेप्टर की बात करिए या कोई मिसाइल सिस्टम को बात करो, इसको नाकारा करने के लिए इसका स्पीड से और तेजी से जाना चाहिए, तब जाके उसका बराबर या उसका आगे से उसको टकरा के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस किस्म की कोई हथियार है नहीं आज के दिन में चाइना और पाकिस्तान के पास। दूसरा हो गया, आप जो नॉर्मल हाइपोसोनिक मिसाइल की जो टेस्टिंग और ट्रायल चल रहा है, ये काफी ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। हिंदुस्तान इज ऑलमोस्ट रेडी टू डिप्लॉय इट्स हाइपोसोनिक मिसाइल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी ये जो एयरक्राफ्ट के आप जो कहते हैं, एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है, ये मैं कहूँगा ये सुपरसोनिक स्पीड से, लेकिन उसमें जो प्रोजेक्टाइल्स, जो मिसाइल्स लॉन्च होते हैं, वो यही मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे। वो एयर टू लैंड, लैंड टू एयर, ठीक है ना, सी टू एयर, ये अलग अलग किस्म के। प्लस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जब एक बार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाता है, 5th जनरेशन हो जाते हैं, हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जो कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज का जो कैपेबिलिटी को बढ़ावा देता है, वो क्या है, अनदेखी अगर ये हवाई जहाज दुश्मन का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, जिसको आयरन डोम कहते हैं का इजराइल में, अमेरिका जा रहा है कि गोल्डन डोम, इसी तरह हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपका एक इंटीग्रेटेड एंटी एयर डिफेंस का जो एक आर्किटेक्चर बनाया गया था, जो काफी कामयाब हासिल हुआ है उसमें, और सफलतापूर्वक पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे थे, सबके सब पूरा एकदम 100% नाकारा किया है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे उनके सक्सेसफुल आके हमें अटैक किया है या नुकसान पहुंचा हो। इसी का ही एक पहलू पकड़ के आगे बढ़ावा कैसे सुदर्शन चक्र बन सकता है, उसमें अलग अलग चीजें। सुदर्शन चक्र तो इतना, इट इज माइंड बॉगलिंग,
लोगों को समझ में नहीं आएगा हिंदुस्तान क्या तैयारी करने जा रहा है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा चीज है, उसमें आपका साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपका अलग अलग किस्म की, यहाँ तक तो लोग कह रहे हैं कि न्यूरोसाइंस भी उसमें इस्तेमाल होने जा रहे हैं। तो मैं जब तक उसका लिटरेचर पूरा खुलासा नहीं होता है, बिना पढ़ के मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं देता हूँ। लेकिन ओपन सोर्सेज से जो बिट्स एंड पीसेस में आ रहे हैं, ये बड़ा एक जबरदस्त हथियार है, जो कि हाइपरसोनिक, आज के दिन में हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए, नाकारा करने के लिए कोई ना रडार सिस्टम, ना इंटरसेप्टर, ना कोई आयरन डोम, ना गोल्डन डोम है दुनिया में जो इसको रोक सकता है। हमारा ये जो ब्रह्मोस वाला जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, मेरे जानकारी के मुताबिक उसके अंदर ये काबिलियत है। अगर वो मिसाइल को आप हवाई जहाज में एक आमका के उसका पॉड्स में लोड करके आप भेजते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो मतलब टारगेट आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ इनिशियल लॉक इन और उसका मिड कोर्स करेक्शन का एक डाटा होता है, और उसका जो टर्मिनल गाइडेंस वाला होता है, इन तीनों को टाइम टू टाइम अगर आप सही फीड करेंगे, ये बिल्कुल विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज टारगेट को हिट करेगा और बर्बाद करेगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है, उससे कोई गुना वो ज्यादा बर्बाद करेगा दुश्मन के खिलाफ, और उसको नाकारा करने वाला कोई काबिलियत नहीं है। ये यहाँ पे आमका का खत्म होता है फिलहाल। आगे थोड़ा बहुत तो चर्चा कर लें, क्यूबा में क्या हो रहा है, अमेरिका का जो कैबिनेट मीटिंग था, इंटरेस्टिंग, ईरान सर में एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, उसके बाद हम क्यूबा पे वी कैन मूव ऑन टू दैट टॉपिक। सर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मैक 8 स्पीड वाली इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल रहने वाली है, क्या ये जो इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस है उसको बदल सकती है, और साथ ही साथ जो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, क्या उसके पास मतलब जो चाइना का डिटरेंस है उसको इररेलेवेंट बनाने का भी मतलब पावर रखती है? दिस इज ब्रिलियंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। देखिए, आप मान के चलिए कि हमारा जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस हमने किस किस को दिया है? फिलीपींस को दिया है, वियतनाम के साथ बातचीत चल रही है, अभी होने वाला है, इंडोनेशिया के साथ। ये जो फिलीपींस को ब्रह्मोस दिए हैं, ब्रह्मो एक ऐसा मिसाइल है, कहते हैं 290 298, लेकिन इट इज एक्सटेंडेबल। फिलीपींस का उसका जो कंटोर है, उसका कोस्ट लाइन है, चाइना 1100 किलोमीटर दूर हाइनान प्रोविंस से सेल करके, उनका जो शोल है, शोल बहुत नजदीक है फिलीपींस के कोस्ट लाइन। हर एक देश का जो दरिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो कोस्ट लाइन के साथ उस इलाका को कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल होता है। 200 नॉटिकल माइल को कन्वर्ट करेंगे, ये 370 किलोमीटर लंबाई होता है। वो समुद्र के अंदर, इसके अंदर कोई अगर आइलैंड टेरिटरी हो, कोई तेल का अगर आपको ये मिलता है, ऑयल डिस्कवरी या गैस का कुछ अगर अंडर सरफेस कोई एक्सप्लोरेशन आपको करना है, या मिनरल्स आपको हार्नेस करना है, तो ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज आराम से कर सकते हैं। लेकिन चाइना क्या कह रहा है कि ना, ये फिलीपींस के कोस्ट में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो अनक्लोज एक डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी लेंस लॉज ऑफ द सी, अनक्लोज 1982, इसको काफी सारे देश हैं जो साइन कर चुके हैं, रेटिफाई कर चुके हैं, फिलीपींस ही कर रखा है। और चाइना वो कह रहा है कि ये जो एरिया है, जिसको थॉमस वाला शोल कहते हैं, स्कैबोग आइलैंड बोलते हैं इसको, ये फिलीपींस को बिलोंग नहीं करता है। फिलीपींस कह रहा है कि अनक्लोज 82 के मुताबिक ये है। 1912 में एक जहाज को वहां पे सिंक करा के, वो जहाज को एक पेट्रोलिंग बेस बनाया गया है। तो फिलीपींस के पार्टी को जाते हैं, खाना पानी राशन वगैरह कपड़े देने के लिए रिप्लेसमेंट होता है, और चाइना के जो जहाज है, कोस्टल गार्ड जो है, वही आके वो टक्कर करते रहते हैं। पानी का जो होस पाइप है, वो पानी का पंप करके उसका लड़ाई चलती रहती है। दे कीप रैमिंग इनटू ईच अदर। तो ये जो कहानी है, 1100 किलोमीटर दूर हाइनन प्रोविंस चाइना के कोस्ट लाइन से आके ये करना मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनक्लोज कहता है कि 370 किलोमीटर के अंदर जो एरिया है आप कर सकते हो। तो चाइना का कोस्ट लाइन से 370 किलोमीटर आ सकते हैं, इतना दूर से नहीं। चाइना क्यों आ रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा कि चाइना जब 1949 को जब ये एस्टैब्लिश हुआ था PRC, ये तब की बात है, तब से वो 11 डैश लाइन कम करते आ रहे हैं। 11 डैश लाइन क्या है? वो कहते हैं कंप्लीट साउथ चाइना सी
पहले ताइवान के पूर्व की तरह एक लाइन होता था, वो वियतनाम जब शोरगुलावा किया उसको हटा दिए, तो वो 11 से अभी 9 डैश लाइन हो गया। तो 9 डैश लाइन जो है वो ऐसा बना हुआ है, साउथ चाइना सी का जो लूप बनाया है, ये फिलीपींस के वेस्ट कोस्ट के साथ साथ ये सारे आइलैंड भी शामिल है। वो कहता है कि ये साउथ चाइना सी कंप्लीट 90% उसको बिलोंग करता है, जो कि अनक्लोज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो 2012 को जब उनका टक्कर हुआ, काफी लड़ाई हुई आपस में, इनफॉर्मल हाइब्रिड काइंड ऑफ लड़ाई, तो फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इसको फाइल किया था। 2016 को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट इसको उन्होंने जजमेंट दे दिया। जजमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये 9 डैश लाइन ऑफ चाइना इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे जब आप ये मिसाइल लगाते हैं ब्रह्मोस, इससे चाइना डरता है इसीलिए क्योंकि जो जो आइलैंड टेरिटरी में वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जो फिलीपींस को बिलोंग करता है, वो डेंजर जोन में आ जाता, किलिंग एरिया में आ जाता है। और जहां जहां तक उनका पेट्रोलिंग वेसल्स वगैरह आते हैं वो सारे कवर होता है। और जी इसी तरह ये जो 3-4 आइलैंड है आपका, स्कैबोग आइलैंड हो गया, एक थॉमस शोल हो गया, और इसी तरह आपका 2-3 और नीचे हैं, यहाँ पे चाइना जो घुसपैठ कर रहा है। यहाँ पे साउथ चाइना सी के अराउंड जितने कंट्रीज है, ब्रुनेई हो गया आपका, मलेशिया है, इंडोनेशिया, वियतनाम, आपका ये फिलीपींस है, ये सब कहीं ना कहीं उसको क्लेम करते हैं। और क्लेम के दौरान ये क्या होता है, ये टक्कर होते रहता है। चाइना पिछले 30-40 साल से उसने क्या किया, 1980s को उसने शुरू किया था, जैसे हिंदुस्तान का अरुणाचल प्रदेश में नाम का अलग अलग लोकेशन, पहाड़ी, नाला, टाउनशिप या गांव का नाम वो बदलते जा रहा है टिबेटन और मैंडरिन में। तो 1980s को साउथ चाइना सी में इसी तरह नाम चेंज करना शुरू कर दिया था। लोगों को समझ में नहीं आया, वो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को वो अपनाता है। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी में 3 पहलू होते हैं। एक है मीडिया के जरिए से लोगों का परसेप्शन बदलने की कोशिश करिए। नंबर 2 है लीगल, जहां जहां पे स्टेबल सिचुएशन है वहां पे ऐसा उल्टा सीधा प्रॉब्लम्स को उलझाओ ताकि वो डिस्प्यूटेड हो जाए। बॉर्डर अगर आपका ऑलरेडी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बॉर्डर को बोलो डिस्प्यूट हो जाएगा। तीसरा है एक परसेप्शन मैनेजमेंट। एक चीज को, झूठ को अगर आप, एक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है साइंस में, उसको कहते हैं 7 बार झूठ को अगर बोलोगे, आपको कोटेशन में आता है, इफ यू टेल अ लाई 1000 टाइम्स इट बिकम्स ट्रूथ। ओके, सो मैं कह रहा हूँ 7 बार बोलोगे तो आपका माइंड के अंदर जो जो न्यूरॉन्स हैं, जो डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जहां से आप चूज करते हो, डिस्टिंक्शन आप राइज करते हो और लाइक करना, कोई चीज को पसंद करते हो, 7 बार अगर लगातार या एट अ प्रिडिक्टेबल टाइम लाइन अगर देखोगे तो आपका मन में बदलाव हो जाता है। एक टाइम था, टाइम मैगजीन में, ये टाइटैनिक हो या इस किस्म की सिटीजन की घड़ी हो, एक समय था हमारे टाइम में जब हम स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते थे, एनडीए में जब था, तो वो टाइम मैगजीन में 7 पेजेस में एडवर्टाइजमेंट, 7 पेज लगातार उसी एडवर्टाइजमेंट, वही घड़ी का एडवर्टाइजमेंट आता था। तब हमें समझ में नहीं आता था। जब हम मैनेजमेंट कोर्स किए तब वो प्रोफेसर पढ़ाने लगे कि ये इसका कारण ये है, 7 बार वो चेंज करते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो मिसाइल्स एक बार आप फिलीपींस को दे देते हो, डेफिनेटली विदाउट डाउट बैलेंस ऑफ पावर को काफी उल्टा पुल्टा करता है। ये थ्रेट लेवल चाइना के ऊपर बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारे दर्शकों को बताना है, जब आप साउथ चाइना सी की तरह आप लेते हैं, थोड़ा देखते हैं, आप देखेंगे 3 अलग अलग लाइन, उसको बोलते हैं फर्स्ट चेन आइलैंड। फर्स्ट चेन आइलैंड जो है जापान के नॉर्थ से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिक्यूल आइलैंड से क्यूरल आइलैंड से साउथ जब आते हो, फिलीपींस के साथ साथ नीचे की तरह लाइन एकदम खिंच जाता है ब्रुनेई तक, उसमें बीच में ताइवान भी आता है। तो जब ब्रुनेई तक, उसको बोलते हैं फर्स्ट चेन आइलैंड। तो अमेरिका इसी तरह 5 किस्म के आइलैंड यानी कि चेन आइलैंड का आइडेंटिफाई कर रखा है कि चाइना जिस रफ्तार से अपना नेवल हो या आर्म फोर्सेस हो या स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हो या इकोनॉमी को जितना बढ़ाता जा रहा है, जिस स्पीड से, समय ज़्यादा देर नहीं है जब ये फर्स्ट चेन आइलैंड को ब्रेक थ्रू करके वो सेकंड चेन पे आ जाएगा, आसानी से आ सकता है। तो सेकंड चेन कौन सा, कहने का मतलब ये जो फर्स्ट चेन है, इसके साथ साथ अलग अलग आइलैंड टेरिटरी में अमेरिका का आज के दिन में फोर्सेस डिप्लॉयड है। उसका नेवल रिसोर्सेस है, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसका SSBN डिप्लॉयड होते हैं, मिसाइल्स हैं। उसने अभी थोड़ी देर पहले
फिलीपींस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, उसका उनका पिवट हुआ करता था, एशिया का पिवट साउथ चाइना से या ईस्ट एशिया में हुआ करता था। सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेट हुआ 1991, तब देखा कि भाई यहाँ का जो थ्रेट है वो थ्रेट तो पूरा एकदम न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ बैठे रहेंगे तो क्या फर्क है, तो वो मिडिल ईस्ट की तरफ ग्रेविटेट हो गया था। मिडिल ईस्ट में पड़े रहे। जब उनका शेल गैस जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, देखा कि शेल गैस का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, दिसंबर 2019 तक अमेरिका ऑयल इंपोर्ट किया करता था, ऑयल एंड गैस। दिसंबर 2019 के बाद ये ऑयल को एक्सपोर्ट करने लगे। तो मिडिल ईस्ट का जो इंपॉर्टेंस था तो उनके लिए काफी उसका कम होते गया। तो इसलिए आप देखे होंगे कि अफगानिस्तान से हड़बड़ी के साथ 2021, क्योंकि लोग उधर शोर गुलावा करने लगे कि आप दूसरों का लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, बॉडी बैग्स क्यों ले रहे हो, खर्चा भी हो रहा, $8 ट्रिलियन आपका खर्चा हुआ है कुल मिला के 20 साल में। अफगानिस्तान एलोन वाज $2.8 ट्रिलियन। तो लोग सवाल जवाब करने लगे कि ये तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, इसमें अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है, तो इसलिए वापस चले गए। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बिना सोचे समझे, या अगर समझा हुआ है उसका इरादा क्या है लोगों को नहीं पता है, ना कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के साथ ईरान के ऊपर हमला किया 28 फरवरी को, जबकि उसने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बार बार बोला था कि ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं करेगा। अगर वो किया तो फर्स्ट लड़ाई था उसमें न्यूक्लियर यूरेनियम, 12 दिन के लड़ाई में खुद ही क्लेम किया था पूरा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है ना। अभी ये दूसरा लड़ाई 40 दिन का लड़ाई हो गया, अभी फिर क्या बातचीत चल रही है। ईरान नहीं मानेगा, ईरान जो है एनरिच्ड यूरेनियम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि सॉवरेन स्टेट है, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखा है, उसके तहत उसको एंटाइटल्ड है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट कर सकता है 3 to 5.67 या 6% तक, और मेडिकल रिसर्च कर सकता है 20% तक। तो वो छोड़ेगा नहीं, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्लस स्टॉकपाइल जो है, देयर इज अ प्रोविजन, अगर आपका 60% एनरिच हो रखा है उसको आप 20% कम कर सकते हो, डाइल्यूट कर सकते हो। तो ये चीजें, एनीवे वी आर गोइंग स्ट्रेट फ्रॉम द मेन टॉपिक। बैलेंस ऑफ पावर जो है उसका उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक उदाहरण दिया हूं फिलीपींस का, वियतनाम का साथ डील हो चुका है, ब्रह्मोस जा रहे हैं, इंडोनेशिया के साथ बातचीत चल रही है। तो जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट बैलेंस ऑफ पावर जो है, इट विल मेक चाइना डिफेंसिव। इसको काउंटर करने के लिए चाइना क्या क्या कर रहा है। कंबोडिया में एक आइलैंड है जो ब्रिटिश के टाइम से, ये थी ब्रिटिश अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर से ब्रिटिश प्राप्त हुआ था, उसको बोलते हैं रिम आइलैंड। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूएसए उसको ऑक्यूपाई किया, और रिम आइलैंड को अभी चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। कहाँ, ये आप देखेंगे मलाक्का स्ट्रेट से अक्रॉस आइलैंड का जो आइसोथर्मस है, उससे अगर कोलंबिया की तरफ, कंबोडिया की तरफ देखते हैं, तो कंबोडिया में ये ऑलरेडी उन्होंने ऑक्यूपाई करके डेवलप कर रखे हैं, उनके जहाज आके पार्किंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसको डोमिनेट करने लगे हैं। क्यों, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मलाक्का जो स्टेट है उसके थ्रू पूरा विश्व का 70% से ज्यादा कार्गो फ्लो करते हैं या सेल करते हैं। 33% ऑयल जाता है, 33 to 36% पूरा ओवरऑल का कंटेनर्स करीब 50% होते हैं। अगर आप देखेंगे डॉलर के हिसाब से एक साल में $5 ट्रिलियन का ट्रेडिंग होता है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान का जो भी हमारा एक्सपोर्ट आज जैसे $856 बिलियन दिसंबर 2025 तक हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के। 90 to 95% हमारा जो एक्सपोर्ट वाला मटेरियल है ये मैरीटाइम सी लेन से जाता है। 55% मलाक्का स्ट्रेट होके साउथ ईस्ट एशिया और ये जो आपका साउथ चाइना सी के नीचे से जाता है वेस्ट पैसिफिक की तरफ। 55% ऑफ द ट्रेड, 55% में से करीब 10 to 20% जाता है जापान रशिया की तरफ जाता है, और बाकी जो 45% अपना एक्सपोर्ट है वो जाता है स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल अभी तो जैसे कि चल रहा है, प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो घूम के जाता है कि वो बूढ़ो होके। तो ये जो मैं हाईलाइट ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मलाक्का के पास उसका मलाक्का डायलेमा, कौन बोला था? हुन जिंता वो प्रेसिडेंट थे 2005 को, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन निकाला था। डॉक्ट्रिन का नाम था कि मलाक्का डायलेमा। मलाक्का डायलेमा का सोल्यूशन क्या है कि उसके थ्रू चाइना का
डेली बेसिस पे अगर करते हैं या एनुअली हिसाब लगाते हैं, 83.7% ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इकोनॉमी ऑफ चाइना और कंट्री चाइना। 83.7 अभी बढ़ गया होगा, या सॉरी कम हो गया होगा थोड़ा सा, 1% और 2%, क्योंकि उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सस्टेनेबल लेवल पे 31 to 38% आ गया है चाइना रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसलिए ये बढ़ता जा रहा है, तो फॉसिल फ्यूल का वो कम होते जाएगा धीरे धीरे, तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, बट एवरेज में कह रहा हूँ 83.7% फॉसिल फ्यूल उनका जाता है थ्रू मलाक्का स्ट्रेट। अगर ये फ्यूल चाइना के अंदर नहीं जाएगा, नहीं पहुंचेगा, तो उनका इकोनॉमी एज इट इज 5% पहुंच नहीं पा रहे हैं, बड़े मुश्किल से 4 पॉइंट कुछ हुआ है। एक्चुअली अगर ग्राउंड में आप इफ यू जॉइन द डॉट्स, उनका रेट ऑफ ग्रोथ इज बिटवीन 2.8 to 3.2%, वो बढ़ा के बता रहे हैं 4.8 5%, ठीक है नहीं। सो ये अगर एनर्जी सिक्योरिटी उनका नहीं होगा, इकोनॉमी बढ़ नहीं पाएगा। इसी का डायलेमा का सोल्यूशन देने के लिए उन्होंने सीपेक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उन्होंने सक्सेसफुली ट्रायल किया था 2022-23 को। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर 3700 किलोमीटर के करीब है, सिंगापुर से स्टार्ट होकर थ्रू थाईलैंड, it goes to, there is a Chapku is a transit point जहाँ पे ऑयल स्टोरेज का फैसिलिटी है, म्यांमार में लोकेटेड है। उसके ऑपोजिट आता है सिटवे, जो हिंदुस्तान ने अभी बनाया है। ये कॉरिडोर सीधा जाता है यूनान प्रोविंस की तरह, आगे जाके वो कनेक्ट होता है सिचुआन के साथ। तो इसमें ऑयल पाइपलाइन है, रेलवे लाइन बना रखे हैं, नेशनल हाईवे बना रखे हैं, कोई जगह नदी आते हैं तो वहां पे IWT इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट है, वो बना रखे हैं। तो ये तो उन्होंने सक्सेसफुली ट्रायल किया है, जिसमें कोल ट्रांसपोर्ट किए थे, लेकिन ये कमर्शियल एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि म्यांमार के थ्रू चंद एक एरिया है जहाँ पे उनके रिबेल ग्रुप्स जैसे रखाने एरिया होके जाता है, तो वहाँ पे रिबेल ग्रुप्स उसके ऊपर डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ फीडबैक है, उन्होंने पैसा तो कमिटमेंट कर दिया, $65 बिलियन स्टार्ट किए थे, 62 बिलियन, आउट ऑफ दैट 42 बिलियन तो खर्चा हो चुका है, लेकिन उसमें इतना डिस्टर्बेंस हो रहे हैं एवरी डे। उनका चाइनीज कोई मर रहा है, या पाकिस्तानी सोल्जर्स मर रहे हैं, या सिक्योरिटी एलिमेंट्स जा रहे हैं। अब वो खैबर पख्तूनख्वा होके पास करता है, तो उसमें आपका तहरीक तालिबान पाकिस्तान डेली ऑपरेशन वो कर रहे हैं, तालिबान ऑफ अफगानिस्तान इज ऑपरेटिंग अगेंस्ट देम अलोंग द दुरान लाइन। और जब बलूचिस्तान ग्वादर की तरफ आ जाते हैं, वो बलूचिस्तान का एरिया है, वहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी हाल ही 2-3 दिन पहले वो ट्रेन के ऊपर फिर से हमला किया था उन्होंने क्वार्टर के पास। वो 11 मार्च 2025 को एक हमला हुआ था जो उन्होंने हाईजैक कर लिए थे, उसके ऊपर उसकी बराबर के, उससे ज्यादा मैं कहूंगा 24 लोग करीब मरे गए हैं। सो ये इस किस्म का जो टर्बुलेंस हो रहा है पाकिस्तान में या म्यांमार के अंदर, इससे क्या होता है कि उनका स्टेबिलिटी काफी डामाडोल होने जा रहा है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है, और ये इतना स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ के साथ तो बढ़ नहीं पाएंगे। दाम दिखाएंगे, आंख दिखाएंगे, लेकिन वो जैसे 1962 को घुस आए थे ऐसे नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान काफी मजबूत है आज के दिन में, और मुंह तोड़ जवाब एक बार नहीं बार बार दे चुका है। और जिस रफ्तार से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हथियारों को बनाना, इंडिजिनस, आप देखिए इंडिजिनस हमारा मेक इन भारत कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक पिछले 10 से 14 साल के अंदर करीब 32% ज्यादा हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 2.6 या 2.8 बिलियन डॉलर्स का लास्ट एक्सपोर्ट हुआ है। अभी इस साल जो है उससे और ज्यादा बढ़ के हुआ है। तो धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। पूरा विश्व में लोगों का जो विश्वास है हिंदुस्तान के ऊपर, ये काफी मतलब स्पीड पे प्रभाव जो है जा रहा है। और हिंदुस्तान हथियार का जो क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी और जो कॉस्ट फैक्टर बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, और जो मेंटेनेंस वाला जो एश्योरेंस है, आवर टीम्स आर गोइंग एंड मेंटेनिंग द इक्विपमेंट। अभी थोड़े ही कुछ दिन पहले हमने आर्मेनिया को पिनाका वाला जो हथियार दे रखे हैं, वो पिनाका देख के फ्रांस खरीदना चाह रहा है पिनाका, और अफ्रीका में कोई देश है उसको खरीदना चाह रहे हैं। नए नए हथियार सिस्टम जो बन रहा है हिंदुस्तान में, तो इससे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड और मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को इसको और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाना चाहिए आने वाले समय।
बिल्कुल सर। और गलवान के बाद तो अगर हम बात करें, पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमने देखा है कि काफी कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ गलवान के बाद भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें हमने देखा है कि एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। और अब सिर्फ बॉर्डर्स डिपेंड करने पर नहीं, बल्कि जो भारत है वो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने पर ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ स्टेल्थ फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एआई वॉरफेयर और स्वार्म ड्रोन्स और इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, भारत जो है एक ऐसे मिलिट्री इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहा है जहां स्पीड, प्रिसिशन, इंडिजिनस कैपेबिलिटी सबसे बड़ा वेपन बनने वाली है। आज की दुनिया जो है वो सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं मिलिट्री पावर जो है वो हाइपरसोनिक वेपन्स को फ्यूचर वॉरफेयर का गेम चेंजर मानती है। साथ ही साथ ये भी बात है कि क्योंकि देश स्पीड और प्रिसिशन कंट्रोल करेगा, वही बैटलफील्ड डोमिनेट भी करेगा। भारत का जो प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस के सबसे सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन है। और ये मैसेज है कि भारत जो है अब बायर नेशन से क्रिएटर नेशन बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन असली चैलेंज जो है वो अब शुरू होता है। टेक्नोलॉजी को हम अगर लैब से बैटलफील्ड तक कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंटली लेकर आएंगे, क्योंकि आने वाला जो दौर है उसमें जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि हमें कहना चाहिए कि जंग टेक्नोलॉजी, स्पीड और इनोवेशन की भी होगी, और जो कि जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और भारत जो है अब उस रेस में भी सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि लीड करने की तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।